हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के नॉमेनक्लेचर और उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर चुके हैं। इससे अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए कि व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स या फिर कह लीजिए कलर, ओडर, इन सब के बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट्स, कलर और ओडर की अगर बात करें तो जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, तो अगर फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं तो लॉजिक ये होता है कि जितने ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही ज़्यादा वो किस तरफ जाते हैं, सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल पे। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। अगर आपका मॉलिक्यूल छोटा है तो वो कोशिश करता है कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो बहुत कम होते हैं। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो वो गैसेस के फॉर्म में रहना चाहते हैं, दूर दूर रहेंगे। और अगर थोड़े से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते हैं, कार्बन के नंबर्स अगर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्शंस इंक्रीज होंगे, और इंक्रीज होंगे तो वो समवॉट लिक्विड की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हम और ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो जो फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो लोअर मेंबर्स ऑफ द हेलो एल्केन्स आर गैसेस, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे। ठीक है, तो ये गैसेस होंगी। अगर आप हायर मेंबर्स पे जाएंगे, हायर मेंबर्स का मतलब होता है कि अगर आप कार्बन के नंबर्स बढ़ाएं या फिर हेलोजन का मास बढ़ाते हैं, तो हायर मेंबर्स ऑफ द हेलो एल्केन्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स। ठीक है, जितने ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतना वो सॉलिड की तरफ, मीडियम है तो लिक्विड, और अगर बहुत कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो गैसेस। जैसे मान लीजिए हमारे पास मेथिल क्लोराइड है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए मेथिल क्लोराइड है, ठीक है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है, या एथिल क्लोराइड ले लिया, ये लोअर मेंबर्स कहे जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक, अब अगर आप क्या करेंगे, कार्बन के नंबर इंक्रीज करते चले जाइए, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, है ना, 10 मेंबर्स, तो उसमें वो स्टेट चेंज होगी लिक्विड या फिर सॉलिड में। ठीक है, तो उतना आपको याद नहीं रखना, बस एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मासेस आर, इफ मॉलिक्यूलर मासेस एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्मॉल तो वो गैसेस होंगे, और अगर लार्ज करते चले जाएंगे तो वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कलर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर कलरलेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जैसे एल्काइल या ब्रोमाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ मेंबर्स पर्टिकुलरली आप कह सकते हो आयोडाइड्स, जैसे मान लीजिए आयोडाइड्स, क्लोराइड्स जैसे एल्किल क्लोराइड है मतलब RCl या RBr सपोज, और RF, ये सब क्या होते हैं, ये कलरलेस हैं लगभग। ठीक है, आयोडाइड्स जो होते हैं वो समवट कुछ देर पे रखने पर, या ऐसे कह दीजिए व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, मतलब अगर खुला छोड़ देते हैं लाइट में तो क्या होगा, वो थोड़ा कुछ कलर डेवलप करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये RI है, ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनाता है RR और I2, मतलब आयोडीन बन जाता है।
सो आयोडीन का कलर उस लिक्विड में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। आयोडीन का कलर समवॉट वॉयलेट या ब्लू कह सकते हैं, सॉरी ब्राउन कह सकते हैं, वॉयलेट या फिर ब्राउन कलर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है इन एल्किल आयोडाइड्स। ठीक है, बाकी मोस्टली सब क्या है, कलरलेस है। अब बात करते हैं ओडर की, तो ओडर में कह सकते हैं आप दे आर स्वीट स्मेलिंग। क्या है, स्वीट स्मेलिंग, जो लोअर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इतना ठीक है, काफी है। अब हम लोग बात करते हैं इनके नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है रिलेटेड टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी एल्किल हैलाइड्स। तो सबसे पहले देखा जाता है कि कंपेयर किसके साथ करा रहे हैं। ठीक है, जिनके साथ कंपेयर कराना है उसी हिसाब से आपको रूल्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं इसको हाइड्रोकार्बन से, जिससे ये बना हुआ है, जिनके ये डेरिवेटिव्स हैं। अब देखिए, आप मान लीजिए लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया एथेन, दिस इज CH3CH3। ठीक है, और इसका एल्किल हेलोजन डेरिवेटिव लेते हैं, सपोज CH3CH2Cl। ठीक है, तो ये इथेन है और ये हमारा है क्लोरो इथेन। ठीक है, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट वगैरह किस पे डिपेंड करता है, तो पहले लॉजिक समझ लीजिए। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको अलग करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो उनको अलग करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। तो ऑल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर बात करें हाइड्रोकार्बन और एक एल्किल हैलाइड की, तो हाइड्रोकार्बन्स में मोस्टली कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर, विच आर वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, वैंडरवाल जो होती है बहुत वीक होती हैं। इसमें क्या होता है, चूंकि ये क्या है भाई, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये समवॉट क्या है, पोलर नेचर के। तो पोलर नेचर के होने की वजह से इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, डाइपोल फोर्सेस होंगे। अब डाइपोल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू वैंडरवाल फोर्स, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होगा। मतलब जो हेलो एल्केन्स हैं, या आप कह सकते हो हेलो एरीन्स होंगे बाद में, उनका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा है। इसका मतलब इनको अलग करने के लिए या बॉयल करने के लिए, मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो पॉइंट हमारा ये निकल के आता है, एल्किल हैलाइड्स, ठीक है, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है मॉलिकुलर मासेस कंपेरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 5 कार्बन का ले लिया, ये 2 ही कार्बन का है, ऐसा नहीं। ठीक है, आसपास मॉलिकुलर मास लगभग बराबर होना चाहिए, कार्बन के नंबर्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे एल्केन्स के साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, अभी दूसरी बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग अलग अलग एल्किल हैलाइड्स की बात करते हैं। सपोज हमारे पास एल्किल हैलाइड्स हैं, एल्किल हैलाइड्स विद डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स, या पहले हैलोजन डिफरेंट कर लेते हैं, डिफरेंट हैलोजन्स। ठीक है,
तो इस तरह के अल्किल हैलाइड, जैसे मान लीजिए हेलोजन डिफरेंट करना है हमें, मान लीजिए हमारे पास क्या है CH3F है फ्लोरोमीथेन, और मान लीजिए हमारे पास क्या है CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर आपके पास हेलोजन्स डिफरेंट हो और एल्किल ग्रुप क्या हो, सेम हो, तो आपको सिर्फ यही समझना है जैसे जैसे हेलोजन का साइज या मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, मतलब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है डाइपोल डाइपोल वाले, अगर वो बढ़ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं इसमें से किसका ज्यादा होता है मोलर मास। तो सबसे कम मोलर मास किसका है, फ्लोरीन का, फिर उससे ज्यादा क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और आयोडीन का, क्योंकि ये 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। तो अब हमारे पास आयोडाइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका ज्यादा होगा, ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, और सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का। कोई भी आप कार्बन की चेन लगाइए तो जनरल फॉर्म आपका बन जाएगा दैट RF, फिर RCl, फिर RBr और सबसे ज्यादा किसका, RI का, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं केस, दूसरे केस की, व्हेन एल्किल हैलाइड्स आर देयर, एल्किल हैलाइड्स विद डिफरेंट एल्किल ग्रुप, ठीक है। एल्किल ग्रुप हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंट कर दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है CH3Cl, दूसरा है CH3CH2Cl मतलब एथिल क्लोराइड, तीसरा ले लिया हमने CH3CH2CH2Cl या फिर CH3CH2CH2CH2Cl, ठीक है। इन सब में क्या है, हैलोजन सेम है लेकिन कार्बन की चेन डिफरेंट है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, है ना, और जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहे होंगे, उसी में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखने से ही लग रहा है इस वाले में कार्बन के नंबर क्या है, ज़्यादा हैं, तो इसका सबसे कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन, फिर उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन, फिर उसके बाद क्लोरोइथेन, और लास्ट में सबसे किसका होगा, क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, अगर एल्किल ग्रुप क्या है, अलग है और हैलोजन सेम है, तो ये लॉजिक लगाना है कि जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट्स के ट्रेंड हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास, सपोज अब मान लेते हैं हमारे पास आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स हैं, आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। तो सपोज हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 CH2 और ये हो गया हमारे पास, मान लीजिए Br लगाया हमने, ठीक है। एक हमने ये बनाया, एक हम बना रहे हैं कुछ इस तरह से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, और एक सपोज हमने बनाया टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। ये 3 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, ठीक है। सब में 9 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है और 1 ब्रोमीन है, ठीक। ये कार्बन के नंबर सेम है, ब्रोमीन भी सेम है, मतलब ये दोनों ग्रुप नहीं लग सकते, ये दोनों रूल्स नहीं लग सकते। हेलोजन भी सेम है, कार्बन के नंबर्स भी सेम है। तो आइसोमेरिक अल्कोहल्स में कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना है, समझिएगा ध्यान से। जैसे ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल को हम ले रहे हैं एकदम स्ट्रेट, ठीक है। ये स्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा सा एक ब्रांच की वजह से ये थोड़ा सा गोल हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म ले रहा है। अब ये इसमें 2 ब्रांच हो गई हैं, तो ये पूरा गोल हो गया मॉलिक्यूल, सर्कुलर, स्फेरिकल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो एरिया ऑफ कांटेक्ट
मतलब सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं। तो सरफेस एरिया इस हिसाब से किसका ज़्यादा है, देखिए जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं दोबारा बनाऊंगा, मान लीजिए दूसरा एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें भी यही होगा। तो हमें देखना है भाई वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब डाइपोल डाइपोल वाली तो सब में लग रही है, लेकिन किस में अच्छी लग रही होगी। तो इसका अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट देखा जाए दूसरे मॉलिक्यूल्स से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो वैन डर वाल्स जिसको बोल रहे हैं हम, वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस वाले की मॉलिक्यूल को कंपेयर करें तो ऐसा मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत क्या है, कम है। तो यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका। फिर ये थोड़ा सा सर्कुलर है, स्फेरिकल, तो थोड़ा सा इसका ज़्यादा होगा इससे। और सबसे कम किसका होगा, लास्ट वाले का। तो जैसे जैसे आइसोमेरिक अगर एल्किल हैलाइड्स में बात करते हैं, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, स्फेरिकल। और स्फेरिकल जब हो जाता है तो उसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इस वाले का, नॉर्मल वाले का, फिर ये आइसो वाले का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, इस टर्शरी वाले का, ठीक है। तो ये आपको आइसोमेरिक वाले में कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आप सिंपल सा ये देखते हैं, इफ नंबर ऑफ हेलोजेंस आर डिफरेंट, नंबर ऑफ हेलोजेंस आर डिफरेंट, ठीक है, मान लीजिए बदल दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल आप बता सकते हो, ठीक है, जैसे सब में लग रहा है। मान लीजिए हमने बनाया CH3Cl, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2 क्लोरीन लगा देते हैं, CH3Cl2, ठीक। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमने 3 क्लोरीन लगा दिए, CH3CHCl3, ठीक है। और एक में मान लीजिए हमने क्या लगा दिए, 4 मॉलिक्यूल्स लगा दिए, 4 एटम्स क्लोरीन के लगा दिए। तो इसमें क्या पूछेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा है उसका मॉलिकुलर मास उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, CCl4 का, उससे कम इस वाले का, उससे कम इस वाले का, ठीक है, सबसे कम। तो ये हमारे एल्किल हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट हैं। आपसे कंपेयर जब कराएगा तो ऐसे ही या तो इस हिसाब से देगा, या कार्बन की चेन डिफरेंट कर देगा, या आइसोमेरिक अल्कोहल्स दे देगा, या कुछ नंबर डिफरेंट कर देगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। तो अब हम लोग हेलो एरीन्स के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह की बात करते हैं, हेलो एरीन्स के, ठीक है। अब देखिए, तो अब आते हैं हेलो एरीन्स पे। अब सबसे पहले अगर कंपेयर करें द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलो एरीन्स आर comparable to the boiling point of alkyl halides with same number of कार्बन एटम्स, ठीक है। अगर हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं हेलो एरीन, मतलब बेंजीन में हेलोजन लगा हुआ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट विद अदर एल्किल हैलाइड्स, तो अगर कार्बन के नंबर दोनों में सेम है तो लगभग सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारे हेलो एरीन्स के लिए, कि अगर आपने कंपेयर किया विद द हेलो एल्केन्स, तो अगर कार्बन के नंबर सेम है तो दे विल हैव ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट विद द हेलो एल्केन्स, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें, सपोज आपको कुछ इस तरह से मिल सकता है। मान लीजिए ये आपके पास अलग अलग, ये मान लीजिए आपके पास फ्लोरीन वाला है, फ्लोरोबेंजीन, सपोज ये है आपका क्लोरोबेंजीन, फिर आपको मिला ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, और मान लीजिए आपको बेंजीन मिलता है सपोज, ठीक है।
ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे विद डिफरेंट हेलोजेंस, हेलो एरीन्स विद डिफरेंट हेलोजेंस, तो क्या होगा, वही चीज जो हम लोगों ने पहले लगाई थी हेलो एल्केन्स में, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, आयोडीन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन वाले का, और फिर फ्लोरीन वाले का। सबसे कम किसका होगा, सबसे कम बेंजीन का होगा, क्योंकि इसमें कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं डाइपोल डाइपोल टाइप के, इसमें नॉर्मल वही वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, सबसे कम इसका होगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अलग अलग हैलोजन वाले। तीसरे केस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास आइसोमर्स हैं, ठीक है, हेलो एरीन्स के आइसोमर्स हैं। तो सपोज हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने ये लिया और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हो गया हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, तो इनको कंपेयर करते हैं। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो अगर हम लोग कंपेयर करें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये कौन सा वाला हो गया, मेटा वाला, और ये हो गया हमारा पैरा वाला आइसोमर, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन का। तो जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होगा सबका, क्योंकि मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह सबके सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत ऐसे वैसे टेढ़ा मेढ़ा है। अब दूसरी चीज आती है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर इन दोनों के देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन पैरा वाला जो आइसोमर होता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पैरा वाला आइसोमर जो होता है उसका एक अलग से एकदम कह सकते हैं एकदम एक्सेप्शनली उसका हाई होता है एज कंपेयर टू अदर आइसोमर्स मेटा एंड ऑर्थो। पैरा वाले का क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन अदर टू आइसोमर्स, कौन से, ऑर्थो और मेटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है लैटिस पे, लैटिस किस तरह की है। तो ये स्ट्रक्चर जो है पैरा वाला, ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा क्या अच्छे से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, ये अपनी लैटिस में अच्छे से फिट हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल आपका क्या है, सीधा है, तो जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसके बगल में दूसरा मॉलिक्यूल अच्छे से फिट हो जाएगा, इसके बगल में ये तीसरा मॉलिक्यूल अच्छे से फिट हो जाएगा, फिर सारे अच्छे से क्या हो जाएंगे, लैटिस में अपने फिट हो जाएंगे। और फिट होंगे तो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छे होंगे, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, जिससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है। अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी भी तो चाहिए होगी। ऐसे ये आइसोमर्स जो है, ये क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है। मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी कुछ इस तरह से ही होगा, तो उसमें फिटिंग नहीं हो पाएगी, अच्छे से फिटिंग नहीं हो पाएगी, तो बीच में स्पेसेस आपके क्या हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे। और स्पेसेस वैकेंट होंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका हाई क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पैरा आइसोमर इज सिमेट्रिकल, हेंस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मच हायर देन अदर टू आइसोमर्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आपको। ओके, तो ये हमारे हो गए बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स फॉर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो डाइपोल मोमेंट डिस्कस करते हैं आप। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज ऑफ सेपरेशन इनटू डिस्टेंस। अब हम लोग लेते हैं पहले मेथिल के हैलाइड्स, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है, हमारे पास CH3F है, ठीक है, CH3 CH3Br है और CH3I है और CH3Cl है, ठीक है। क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आयोडोमीथेन, इन सब का आपको डायपोल मोमेंट क्या करना है, कंपेयर करना है। तो डायपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं, पहले ये समझिएगा। डायपोल मोमेंट तब निकाला जाता है जब आपका कोई बॉन्ड हो बिटवीन टू एटम्स और वो बॉन्ड क्या हो, पोलर हो। पोलर का मतलब ये होता है, एक तरफ मान लीजिए पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रखी है, देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद बिटवीन टू एटम्स विद डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तो वो बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है। ये पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं इस बॉन्ड की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो हमारे पास एक पैरामीटर होता है डायपोल मोमेंट, म्यू, ठीक है। म्यू से बताते हैं कि वो कितना पोलर है और कितना नहीं है। अगर म्यू की वैल्यू 0 आती है तो जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर होता है, और अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो क्या है, वो कंपाउंड उतना ही पोलर होता है बॉन्ड, ठीक है। तो अब जितना ज़्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, पोलैरिटी आता है, और उतना ज़्यादा वैल्यू किसका आता है, म्यू का, डायपोल मोमेंट का, ठीक। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि C और X के बीच में, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में किस वाले कंपाउंड में, किस वाले फॉर्मूले में पोलैरिटी ज़्यादा आएगी। तो पोलैरिटी ज़्यादा आने के लिए भाई हमारे पास कार्बन तो सब में सेम ही है, ठीक है। डिपेंड किस पे कर रहा है, हेलोजन पे। हेलोजन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसमें पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं पोलैरिटी के हिसाब से बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, CF बॉन्ड क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पोलर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम किसका होना चाहिए, C और I का बॉन्ड का पोलैरिटी, ठीक। लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप का है, एक्सेप्शन नहीं कह सकते हो, कुछ चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ साइज, ठीक है। ऑल्दो हम मानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और इसका बॉन्ड बहुत पोलर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डायपोल मोमेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो डायपोल मोमेंट में जो फॉर्मूला होता है दैट इज Q इंटू T, ठीक। मतलब चार्ज इंटू चार्ज ऑफ सेपरेशन जो है और इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो क्या होता है, आपको एक और चीज़ पता है कि जितना छोटा साइज होता है उतना बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आयोडीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है ना, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, सपोज ज़्यादा है। अब क्या होता है, जो ऑर्डर माना जाता है, ऑर्डर हमारा यही है जो मैंने लिखा है पहले। डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है दैट इज हाईएस्ट फॉर फ्लोराइड, उसके बाद फ्लोरीन आता है। जबकि अभी हमने कहा है कि ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर होना चाहिए, ठीक है। तो पोलैरिटी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अच्छे से लग पा रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले में फ्लोरीन फिट नहीं बैठ पा रहा है। कैसे फिट नहीं बैठ पा रहा है, इसकी साइज इतनी छोटी है कि ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। डिस्टेंस कम होने की वजह से जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है, क्लोरीन के कंपैरिजन में। मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो क्लोरीन के केस में जो म्यू की वैल्यू डिस्टेंस और चार्ज की मल्टीप्लिकेशन से आती है वो ज़्यादा आ रही है, इसमें क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द साइज। तो इस वजह से इसमें डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्लोराइड्स में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखोगे ओवरऑल तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इन केस ऑफ फ्लोरीन। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब ऐसे ही नहीं भाई, डायपोल मोमेंट में फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं हुआ, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड चलेगा, आपको ये ध्यान रखना है, पहले क्लोराइड्स, फिर फ्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड्स का। अब हम लोग बात करते हैं, सपोज
हमारे पास क्या है, फ्लोरोएल्केन्स, सॉरी फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। उससे पहले हम लोग देखेंगे, हम इससे पहले कि आपस में कंपेयर करें हेलोएरिन्स को, इससे पहले हम लोग देखेंगे अगर मान लीजिए मैं CH3F का, ठीक है, मान लीजिए इस बेंजीन वाले F से कंपेयर करता हूँ बॉन्डिंग, मतलब डाइपोल मोमेंट, तो किसका ज़्यादा होगा आपको बताता हूँ मैं भाई। अगर हम लोग इस वाले से इसका कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, ये जो हेलोएरिन्स वाले हैं उनका बॉइलिंग डाइपोल मोमेंट क्या आता है, कम आता है एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड्स। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास लोन पेयर्स भी हैं, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक भाई, ये अपनी तरफ खींच तो रहा है, लेकिन ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। तो ये sp3 है। अब क्या होगा भैया, ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाती है। अब बॉन्ड लेंथ और छोटी होगी तो डी कम हो गया, तो म्यू कम हो गया। इसीलिए हेलोएरिन्स का, अगर मान लीजिए इसका फ्लोरीन वाले से, इसका क्लोरीन वाले से, इसका ब्रोमीन वाले से और इसका आयोडीन वाले से कंपेयर करते हैं तो इनका ज़्यादा आएगा इनसे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाले का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हेलोएरिन्स, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया एक हमारा दूसरा, ये हमारा पहला। अभी तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर इनको कंपेयर करना है तो वैल्यू अगर देखा है सबसे ज़्यादा किसका आएगा, वही नॉर्मल ट्रेंड चलता है इसमें, ठीक है। फ्लोराइड्स का सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद क्लोराइड्स का, और ये दोनों का लगभग बराबर होता है, लगभग, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ती जा रही है ना। और साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों फैक्टर आपस में क्या करते हैं, है ना, झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने के बाद जो वैल्यू फाइनल आती है वो हमारी ये है। तो फ्लोराइड्स का सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोराइड्स का, और ब्रोमाइड और आयोडाइड जो बेंजीन होते हैं ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोएल्केन्स का डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, ये भी आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं, मान लीजिए आपके पास ये है, ये डाइक्लोरोबेंजीन पैरा वाला, डाइक्लोरोबेंजीन मान लीजिए मेटा बना दिया, और ये डाइक्लोरोबेंजीन किसका बना दिया, ऑर्थो वाला, ठीक है। इनके डाइपोल मोमेंट अगर कंपेयर कराने हैं तो जैसे इस मॉलिक्यूल में देखिए, तो भैया इस वाले बॉन्ड में ऐसे बनेगा, है ना, इस वाले बॉन्ड का ऐसे बनेगा, ठीक है। इन सब में क्या है, इस तरफ शिफ्टिंग है ना, डाइपोल मोमेंट की शिफ्टिंग इस तरफ है, इसमें क्या है, इस तरफ है ना, इसमें इस तरफ है, ऐसे। ये डाइपोल मोमेंट का बताता है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ हो रही है। तो इसमें इस तरफ, इसमें नीचे, इसमें क्या होगा हमारा इस तरफ, और ये हमारा इस तरफ, ये क्लोरीन। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उसी तरफ होती है, और ये जो रेड एरो हमने बनाए हैं, ये रेड एरो बताते हैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ हो रही है, ठीक है। अब हमको कंपेयर करना है कि भैया इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है। डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है भैया, ये दो डाइपोल्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करता है। ये बॉन्ड एंगल कितना है, ये बॉन्ड एंगल कितना है, और ये बॉन्ड एंगल कितना है, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूला और होता है, म्यू इज इक्वल टू अप्रॉक्स कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, x² + x² + 2x² cos थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, ठीक। ये क्या है, cos थीटा, ये इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री पे हैं, ये 120 पे होंगे, है ना, 120 एंगल, और ये कितना होगा, 60 होगा।
अभी ध्यान से समझिएगा, इस 60 वाले में सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी जब यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये 180 रखोगे तो ये वैल्यू आएगी 0, इसकी म्यू की वैल्यू क्या होती है 0। अपोजिट है एक दूसरे के डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आप, फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं। इसका म्यू क्या आता है 0, और उसके बाद आता है ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा एंगल बढ़ गया, और बढ़ के कितना हो गया 60, ये है 60 और ये 120 हो गया। 120 की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, इससे थोड़ी सी कम आएगी। वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, ये 1.72 होगी और ये 2.54 करके कुछ है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज क्या है, मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं तो म्यू की वैल्यू अप्रॉक्स 1.72 है और इसकी वैल्यू होगी 2.54 कुछ। ठीक है, 2.54। तो इसकी वैल्यू से हमें मतलब नहीं है कितनी है, हमें वैल्यू डायपोल मोमेंट में क्या मतलब होता है कि 0 है या नहीं है, ज़्यादा है या कम है, बस ये कंपेयर करना होता है, वैल्यू नहीं याद करनी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट में, उससे कम ये, और सबसे कम ये पैरा वाला। ठीक है, मेटा वाला बीच में आता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये डायपोल मोमेंट हो गया हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के। ठीक है, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट हो गया ये। अब हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी देखी जाती है, या किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी अगर देखी जाती है, दो तरह के सॉल्वेंट्स में देखी जाती है। एक पोलर सॉल्वेंट्स जैसे वाटर वगैरह, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, पेट्रोल, ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, ये सब है ना। तो अब देखना है पहले सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर के साथ अगर मुझे देखना है, सपोज वाटर में हमें देखना है कि ये सॉल्युबल है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि भाई जैसे वाटर में कोई चीज़ कब सॉल्युबल होती है, तो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, हैं तो बहुत सारे लेकिन दो मेजर फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड को, किसी चीज़ को आपको वाटर में डिसॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपका वो जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, बॉन्ड्स उसके क्या हो, पोलर हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, पोलैरिटी पर भी डिपेंड करता है, कम पोलर है तो कम डिसॉल्व होगा, ज़्यादा पोलर है कंपाउंड तो ज़्यादा डिसॉल्व होगा। एक और चीज़ होती है कि भाई हमने जो चीज़ डिसॉल्व की है उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ नए अट्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो जब नए अट्रैक्शन सेटअप होते हैं तो जो बॉन्ड बनता है ना, तो एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, और बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो जब नया बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द एडेड कंपाउंड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी अमाउंट में होनी चाहिए कि वो वाटर के एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ सके। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। जैसे ये वाटर है हमारे पास, वाटर के मॉलिक्यूल्स में अपना अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मैं जो नया मॉलिक्यूल इसमें घुलाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, तो इसके और वाटर के बीच में जो नया बॉन्ड बनेगा ना, उसमें इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि वो वाटर के बॉन्ड्स को तोड़ सके, तभी तो वो उसके बीच में घुस पाएगा, मतलब डिसॉल्व हो पाएगा। अगर नहीं एनर्जी उतनी रिलीज हो पा रही है तो डिसॉल्व नहीं होगा, पड़ा रहेगा अलग, वो घुसने ही नहीं देगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है। अब हेलो एल्केन्स की अगर बात करें, तो ऑल्दो दे आर पोलर, ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर क्या है, ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर polar, yet they are insoluble. They are insoluble in water. पोलर होने के बावजूद भी ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि पहला फैक्टर ये है कि भैया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है वाटर के साथ। दूसरी चीज़ ये है, वही चीज़ जो मैंने बताई कि भैया वाटर मॉलिक्यूल में जब हमको ऐड करना है इसको ये मान लो हमको RX है, RX अपन को क्या करना है, इसमें डिसॉल्व करना है, ये वाटर है।
तो क्या होगा, RX और वाटर के बीच में जो नए बॉन्डिंग हो रही है, नए अट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, निकल रहा है एनर्जी, वो वाटर के एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो तोड़ ही नहीं पाता हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो डिजॉल्व कहाँ से होगा, है ना। इतनी दमे नहीं कि घुस जाए उसके अंदर। तो अब वाटर के अंदर जाना है तो अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ही नहीं उसके पास, तो कहाँ से डिजॉल्व, अलग पड़ा रहता है। लेकिन पानी में तो घुल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करूं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक व्हाट, लाइक अल्कोहल, है ना, ईथर, या फिर एसीटोन, है ना, बेंजीन, CCl4, इन सब में क्या होते हैं, इन सब में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर की पहले से ही बॉन्डिंग वीक है। बॉन्डिंग वीक है तो इसको तोड़ने के लिए भी कम एनर्जी चाहिए। अब वो थोड़ी बहुत तो एनर्जी है ही है, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि एकदम नल्ला है ना, उसमें घुस गया। अब वाटर का बॉन्ड नहीं तोड़ पा रहा है तो वाटर उसको भगा दिया, खदेड़ दिया, निकलो यहाँ से कि हम भैया तुमको नहीं डिजोल्व कर सकते। लेकिन इनके पास डिजोल्व होने के लिए उसके पास उतनी एनर्जी है। तो इनके और RX के बीच में जो सेटअप होता है बॉन्डिंग वाला, उसमें जो एनर्जी निकलती है वो इनके बॉन्ड्स को तोड़ देती है, और ये क्या कर लेते हैं, उनको अपने अंदर डिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि वो पोलर हैं। तो कारण क्या है, कारण ये है कि भैया अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द न्यू bonds are set up between the water molecules and the haloalkane molecules, so that amount of energy is not sufficient to break the hydrogen bond existing between the water molecules। ठीक है, अभी ये इसका आंसर हो गया। अभी एक क्वेश्चन पूछा था सॉल्युबिलिटी क्या होती है। भाई जैसे ये मान लो ये है, इसमें मैं डिजोल्व कर रहा हूँ CH3Cl को, ठीक है, अब मैं डिजोल्व कर रहा हूँ CH3CH2Cl को, अब मैं कार्बन के नंबर बढ़ाते जा रहा हूँ CH3CH2CH2Cl। अब अगर इन्हीं की सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो सॉल्युबल होने के लिए भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें सब घुल जाएंगे, घुल तो जाएंगे ठीक है, लेकिन एक अमाउंट तक, एक लिमिट, हद होती है हर चीज की। छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं। अब बड़ा भारी का मॉलिक्यूल वो डाल दोगे उसके अंदर तो डिजोल्व नहीं होगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द हेलोएल्केन्स या हेलोएरिन्स जो भी है, वो साइज बढ़ने के साथ, मतलब बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं घुलेगा। अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल वो डाल दोगे उसके अंदर तो कहेगा भैया छोटे हो क्या हो, थोड़ा टूट टाट क्या हो, है ना। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मॉलिक्यूल्स के अगर कार्बन के नंबर हम बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा ये सॉल्युबल होगा, फिर सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ज़्यादा पूछाता है, इसको ध्यान से रखिएगा। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी आपकी जल्दी से जल्दी उसकी एक वीडियो बना के आपके सामने ले आऊँगा और आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर सकता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।